अगर आप अपने 20s में हो तो आपके पास वो चीज है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं है, एंड दैट थिंग इज टाइम। और इसी टाइम की वजह से आने वाले 15 सालों में सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही आप करोड़ों बना सकते हो। इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अर्ली 20s से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। फिर चाहे आप महीने के 15,000, 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख भी क्यों ना कमा रहे हो। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट के थ्रू दिखाऊंगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप कितने करोड़ का रिटर्न पा सकते हो। टेंशन मत लेना, इस वीडियो में आपको कोई स्कीम नहीं बेचने वाला। दिस इज जस्ट क्लियर मैथ्स एंड सिंपल स्टॉक मार्केट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिथम and play it at 1.25x for a better experience. Let's start with budgeting. अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आज ही आपके फ्रीलांस या फिर सैलरी के पैसे क्रेडिट हो गए हो और बस कुछ ही दिनों में आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया हो? आई एम वेरी श्योर कि ज्यादातर लोगों के साथ ना यही होता होगा। इनफैक्ट इवन मेरे भी अर्ली डेज में यही चीज होती थी। मैं महीने के स्टार्ट में लाखों रुपए कमा तो रहा था, लेकिन महीने के एंड में मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता था। इनफैक्ट इस चीज को लेके मेरे पापा मुझे बहुत बार डांटा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि भाई तेरे हाथ में कभी पैसा टिकता ही नहीं है। लेकिन मेरे या फिर आपके हाथ में पैसे हमेशा टिकते क्यों नहीं है, इसे समझने में मुझे कई साल निकल गए। इसकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट वजह है लैक ऑफ बजटिंग। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो बजटिंग का मतलब होता है अपने पैसों का हिसाब रखना। आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा मार्केट से कोई भी छोटी मोटी चीज जब लेके आते थे, जैसे दूध हो गया या फिर सब्जियां हो गई, तो हर एक चीज का हिसाब ना एक डायरी में लिखा करते थे। तब मैं हमेशा सोचता था कि दिन के एंड में इतनी मेहनत क्यों करनी है, बट बाद में मुझे इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि आपके पैसे कब, कहां और कैसे जा रहे हैं, इन सब पे आपका कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आपको इन चीजों पे कंट्रोल चाहिए तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके पैसे आखिर जा कहां रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप बजटिंग नहीं कर सकते ना तो भाई आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। मान लो जैसे किसी नई टूरिस्ट जगह पर पहुंचने के लिए हम लोग गूगल मैप्स का यूज करते हैं ना, जो एक टाइप से हमारा एक रोड मैप बनता है कहीं पे भी पहुंचने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बजटिंग हमारा रोड मैप है एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल करने के लिए। चलो फटाफट 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बजटिंग करते कैसे। सबसे पहले तो आपको ये 3 कैटेगरीज बनानी है, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। अब ये जो नीड्स वाला पार्ट है उसमें वो सारी चीजें आएंगी जिसमें आपको मंथली पैसे देने हैं, जैसे कि रेंट, EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। उसके बाद वांट्स में वो सारी चीजें आएगी जो आपकी प्रायोरिटी पर नहीं होती पर आप चाहते हो कि आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल OTT के सब्सक्रिप्शंस, डाइनिंग आउट, शॉपिंग, शॉर्ट वेकेशंस एक्सेट्रा। एंड सेविंग्स में आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप अलग अलग जगह पे करोगे। अब ये जो सेविंग वाला पार्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट आखिर कहां पे करनी है वो आपको वीडियो के एंड तक पता चली जाएगा। बट ये जो बजटिंग है उसको करने के लिए कई फॉर्मूलाज है, जिनमें से 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहला है 50-30-20 रूल, जिसमें आपको आपकी इनकम का 50% आपके नीड्स के लिए, 30% आपके वांट्स के लिए और 20% आपके सेविंग्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा रूल होता है 70-20-10 रूल, जिसमें आप आपकी इनकम का 70% आपके नीड्स के लिए, 20% आपके वांट्स के लिए और 10% आपकी सेविंग्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब ये वाला जो रूल है ना वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनकी इनकम 20,000 से भी कम हो। तो अगर आपकी इनकम 20,000 रुपीज से कम है तो 70-20-10 रूल को ही फॉलो करना। बट इस वीडियो के लिए ना हम लोग 50-30-20 रूल को ही फॉलो करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। सो बेसिकली अगर आप बजटिंग करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को स्पेंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो फटाफट से इस टेबल का ना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, आपको बजटिंग के बारे में ना एक रफ आइडिया आ चुका होगा। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सीधे बढ़ना चाहता हूँ सेविंग्स कहाँ पे करनी है और इन्वेस्ट कैसे करना है उस पे। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज इमरजेंसी फंड। अब देखो, इससे पहले कि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाओ, आई हाईली रिकमेंड कि आप अपना ना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। देखो आजकल ना लाइफ काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुकी है और कहाँ पे कब किसकी फील्डिंग सेट हो किसी को पता नहीं होता। इसीलिए आप एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स विदाउट मनी, विदाउट पैसे सर्वाइव कर सको, इतना इमरजेंसी फंड तो आपके पास होना ही चाहिए। अब ये जो पैसे आप सेव करके रख रहे हो ना वो आपको फ्यूचर में कई सारी जगहों पे यूज में आ सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो। नंबर 2, अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो। या फिर नंबर 3, अगर आपको कहीं पे इमरजेंसी में अर्जेंट ट्रैवल करना पड़े तो। ये जो सारी सिचुएशंस है ना उनमें इमरजेंसी फंड ही आपका सेवियर बनेगा। आपको ना कभी भी जाके दूसरों से पैसे कभी मांगने नहीं पड़ेंगे। अब देखो, मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्टिंग करने से भी पहले ना इस इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा पैसे निकाल के रखो और उसके लिए आप एकदम सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो। ये जो 50-30-20 फॉर्मूला है जिसमें से 20% हम लोग जो सेविंग में डालने वाले थे उसमें से भी आप इनिशियल कुछ महीनों के लिए, 3 या फिर 6 महीनों के लिए 15% निकाल के सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड में डालो और बचे हुए 5% को ही इनिशियल कुछ महीनों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। या फिर अगर आप अपने इमरजेंसी फंड को ही प्रायोरिटी सबसे पहले देना
चाहते हो और उसको एक बार का बिल्ड करके रफा दफा करना चाहते हो तो आपकी पूरी जो सेविंग है उसका 100% आप डायरेक्टली इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। बस यार 3 से 4 महीने की बात है, एक बार आपके पास जो आपने सेविंग के लिए अमाउंट स्पेसिफिक पकड़ी थी 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी आपने डिसाइड की है वो एक बार बन जाए तो आप सीधा इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसे आखिर करना कैसे है। इमेजिन करो आप मंथली 20,000 रुपीज कमाते हो एंड आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। तो अब आपको ना यहाँ पे आपके 3 मंथ्स का टोटल जो एक्सपेंस है वो सेव करके रखना है। अब 20,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज आपकी नीड्स है जैसे कि रेंट, EMI, यूटिलिटी, ग्रोसरीज एक्सेट्रा। तो ये जो 10,000 रुपीज है उसको हम लोग 3 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 30,000 रुपीज। अब इतनी अमाउंट आपको बिल्ड करनी है आपके इमरजेंसी फंड के लिए। अब याद रखना जब आप ना इतने पैसे सेव कर लोगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बिना सोचे समझे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं, क्योंकि अगर कल को मेरी जॉब भी चली जाए तो मेरे पास 3 महीने सर्वाइव करने तक का पैसा जरूर है और उन 3 महीनों में मैं कोई ना कोई ढंग की चीज तो ढूंढ ही लूंगा। अब एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो इन्वेस्टमेंट की तरफ, जिसमें से सबसे पहला है म्यूचुअल फंड या फिर SIPs। आप सबने ना म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट मैं आज आपको ना एकदम सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये आखिर काम कैसे करता है। अब देखो, म्यूचुअल फंड को आपको समझने के लिए सबसे पहले तो स्टॉक को समझना पड़ेगा। स्टॉक मतलब किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इमेजिन करो कि आपने इन्फोसिस का एक स्टॉक लिया 2,000 रुपए में। अब इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको उस कंपनी के एक छोटे से फ्रैक्शन की ओनरशिप मिल जाती है। अब वो जो कंपनी है वो आपके उन 2,000 रुपए को अपनी R&D के लिए या फिर ग्रोथ के लिए यूज करेगी एंड जब वो पैसा यूज करके उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपके इन्वेस्टेड स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है कि जो 2,000 रुपए का आपने आज स्टॉक खरीदा वो कुछ सालों बाद 3,000 का हो जाए। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जाते हैं। अब ये हुआ एक बेसिक बाइंग सेलिंग का कंसेप्ट। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उसको आपको हर घंटे मॉनिटर करना पड़ता है एंड इसके बाद भी स्टॉक्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। महीने भर में वो 1000 बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यहाँ पे आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। इमेजिन करो कि आपने एक फंड मैनेजर हायर किया है जो आपके लिए इन्फोसिस जैसी 100 कंपनियों की डिटेल में रिसर्च करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा और आपके पैसे को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो होता है उसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। बट आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो कि आपकी तरह हजारों लोग इस फंड मैनेजर के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड आप जैसे इन फंड मैनेजर्स को पैसे दोगे वैसे वो हजारों लोग भी इन्हें पैसे देंगे और इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल यानी टुगेदर और फंड का मतलब होता है पैसा। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसके 3 सिंपल टाइप्स है, उसको समझ लो। सबसे पहला है इंडेक्स फंड। ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ना वो रैंकिंग सिस्टम पे बेस्ड होते हैं एंड इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यानी इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की रैंकिंग होती है फ्रॉम 1 to 50। ये वो कंपनीज होती है जो कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड ग्रो कर रही है। सो जब भी आप 2,000 रुपए फंड मैनेजर को देते हो तो वो आपका पैसा सिर्फ इन टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। अब इससे होता ये कि आप एश्योर्ड रहते हो कि आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लगा हुआ है, जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर होता है यानी पैसे डूबने का फैक्टर होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। याद रखना, मैंने यहाँ पे ना कम हो जाता है कहा है, ऐसा नहीं कहा कि ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। नाउ द सेकंड टाइप इज इक्विटी फंड्स, जहाँ पे इंडेक्स फंड में ऐसी कुछ टॉप 50 कंपनीज थी जो काफी अच्छा परफॉर्म करती थी। इसी के ऑपोजिट इक्विटी फंड में 100 कंपनीज फिक्स्ड होती है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी आपका फंड मैनेजर आपके पैसों को इन 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। अब ये कंपनीज चाहे मार्केट में ऊपर जाए या फिर नीचे आए, आपका पैसा फिक्स्ड उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। इस टाइप के फंड में ना रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा होता है। अब ये जो इक्विटी फंड है उसमें भी 3 सब कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। इनमें ना बहुत छोटी कंपनीज होती है जिनमें हाई रिस्क होता है लेकिन उतना ही हाई रिवॉर्ड भी होता है। देखो, आप अपने 20s में ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। सो दिस इज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फंड जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही चाहिए। कुछ ऐसी छोटी अमाउंट पकड़ लेना जो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड्स। इसमें मीडियम साइज कंपनीज होती है जिनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक टाइप से बैलेंस्ड होता है। और उसके बाद आते हैं मल्टी कैप फंड्स। इसमें बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है जिनमें रिस्क बहुत कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही कम होता है। अब इसके बाद एक और म्यूचुअल फंड का एक टाइप आता है विच इज नोन एज डेब्ट फंड। ये जो डेब्ट फंड है ना वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। ये एक टाइप से इक्विटी से कम रिस्की होते हैं और एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स देते हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे पैसा तभी बनेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको बहुत मार्जिनल रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा वहां पे इन्वेस्ट करके। अब देखो, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड म्यूचुअल फंड, इसमें एक और पॉपुलर कंसेप्ट भी है विच इज SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP को एकदम इजी वे में समझाऊं तो ये म्यूचुअल फंड्स की EMI टाइप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने EMI पे एक आईफोन लिया है तो आपके अकाउंट से हर महीने कुछ ना कुछ EMI कट हो जाती है, यानी पैसा कट हो जाता है। ठीक वैसे ही SIP में हर महीने आपके अकाउंट से कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट जाती है उन म्यूचुअल फंड्स में जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये था म्यूचुअल फंड का एकदम सिंपल कंसेप्ट। अगर आपको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड से कभी भी शुरू करना, मैं तो हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ। रिस्क भी उतनी ज्यादा नहीं होती और रिटर्न्स भी अच्छे
मिल जाता है। बट याद रखना ये जो म्यूचुअल फंड है ना वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो ऐसी एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना कि यार मैंने आज 2000 रुपए लगा दिए तो कल जाके मेरे 2500 रुपए बन जाएंगे। नहीं, लंबा टाइम लगता है, सालों लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे पेशेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मान लो अगर आपको म्यूचुअल फंड में आज से इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल क्लियर एक्शन प्लान देता हूँ। स्टेप नंबर 1, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चूज करो, जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिन भी ऐप्स का मैंने अभी नाम लिया उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। उल्टा इनमें से कौन सा ऐप सही है, कौन सा ऐप गलत है, किसमें क्या अच्छी चीजें है, किसमें क्या गलत चीजें है, वो सारी चीजें मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है, बहुत अच्छे से कवर की गई है। अगर आपको जाके देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो जरूर देखना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। उस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि इन ऐप्स की ब्रोकरेज फीस कितनी होती है और कौन सा ऐप आपकी नीड्स के लिए, आपके वांट्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये स्टेप नंबर 2, इन ऐप्स पे ना KYC कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत होगी। ये जो पूरी प्रोसेस है ना वो टिपिकली ऑनलाइन होती है, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 3, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो। बिगिनर्स जो है वो SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक टाइप से एग्जांपल है, मैं कोई भी चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद जाके अपनी प्लीज रिसर्च करना। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, अपनी मंथली SIP अमाउंट डिसाइड करो। जितना मुझे याद है आप मिनिमम 500 रुपीज से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ये स्टेप नंबर 5, SIP की एक स्पेसिफिक डेट सेट करो, यानी एक ऐसी डेट जिसमें आपके अकाउंट में पैसे डिडक्ट होने के लिए रहे। इसे टिपिकली ना आप सैलरी के 2 से 3 दिन बाद भी सिलेक्ट कर सकते हो आराम से। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 6, रोज जाके उस ऐप को खोल के मत देखना। डेली जो मार्केट की मूवमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, उसे देख के आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो। इसीलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तब कभी भी उसे डेली मत देखना, उसे मंथली देखा करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आपने आज पहली बार अपनी लाइफ में 2000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और कल सुबह उठ के आप जब अपना पोर्टफोलियो देखते हो तो आपको पता चलता है कि अभी वहां पे 1900 रुपए हो चुके हैं, यानी 100 रुपए का लॉस हो चुका है। तो उसे देख के ना कभी डरना मत, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा मार्केट में चलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि डेली इन ऐप्स को देखना बंद कर दो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस भी आता है आपको। इससे अच्छा मंथली देखा करो इन्हें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर FD। अब ये ना एक टाइप से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पेरेंट्स का बहुत फेवरेट है। एंड आपने भी कई लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि इतने पैसों की FD कराई है मैंने, उतने पैसों की FD कराई है मैंने। तो ये FD आखिर होता क्या है उसे समझ लेते हैं। FD यानी आपके और आपके बैंक के बीच में की गई एक छोटी सी डील। FD में आप अपने बैंक में कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो, जिसपे बैंक आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट देता है। आई गेस थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया होगा, तो लेट मी टेल यू विद अ सिंपल एग्जांपल। इमेजिन करो कि मैंने 50,000 रुपए HDFC बैंक में 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए एंड HDFC बैंक का इंटरेस्ट रेट है 6.40%। तो अब 5 साल बाद मुझे बैंक की तरफ से 68,684 रुपीज मिलेंगे, यानी जो 50,000 रुपीज मैंने लगाए थे उन पे मुझे लगभग 18,684 रुपीज का इंटरेस्ट मिला यानी एक्स्ट्रा पैसे मिले। अब देखो हर एक बैंक का ना अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रेट होता है और आप जितने ज्यादा टेन्योर यानी टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ये जो FDs होती है ना उनका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि इनमें 2 टाइप से आप पैसे ले सकते हो। सबसे पहले तो आप मंथली भी ले सकते हो या फिर दूसरा आपकी मैच्योरिटी के बाद FD की मैच्योरिटी के बाद भी ले सकते हो। ये जो FDs है वो काफी ज्यादा सेफ, प्रेडिक्टेबल होती है। इसमें स्टॉक मार्केट जैसा ड्रामा नहीं होता कि आज पैसे नीचे गिर गए, कल पैसे ऊपर आ गए, और आपको ना यहाँ पे रोज मॉनिटर नहीं करना पड़ता। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप ना अपने FD के अगेंस्ट इमरजेंसी लोन भी ले सकते हो। बट याद रखना इससे पहले कि आप FDs में इन्वेस्ट करने की सोचो, यू हैव टू मेक श्योर कि FD का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है, वरना आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। अब ये जो इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ मैं उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करने ही वाला हूँ जब मैं शीट के थ्रू आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज स्टॉक्स। याद है आपको म्यूचुअल फंड के शुरुआत के एग्जांपल में मैंने स्टॉक के बारे में बताया था कि कैसे आप किसी एक कंपनी का एक स्पेसिफिक हिस्सा स्पेसिफिक नंबर पे बाय कर सकते हो एंड अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका फायदा होगा। ये एग्जैक्टली वही चीज है, बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके पास ना कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो आपके बिहाफ पे मार्केट में रिसर्च करे और पैसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। ये एक ऐसे टाइप की इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप लिटरली लाखों रुपए कमा सकते हो। वो जो रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी होती है ना वो यहाँ पे हो सकती है, लेकिन भाई उसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैं आपको मार्केट की एक्चुअल रियलिटी बताऊं तो मोर देन 80% ऑफ द पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आती है कि यहाँ पे इतने ज्यादा मूविंग फैक्टर्स है कि आप एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। आपको रोज कंपनी के फाइनेंशियल्स, मार्केट ट्रेंड्स, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी करने पड़ते हैं और हमेशा आपके ऊपर ना टाइमिंग का प्रेशर बना लेता है, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई एक विनिंग स्टॉक ढूंढ निकाला और उसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ही और भी ज्यादा लोगों ने वहां पे पैसे लगा दिए तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे उतने ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे। स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करने के टाइम पे अर्ली मूवर्स एडवांटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यहाँ पे ना हर कोई मार्केट की
वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकता। मान लो आपकी जिंदगी भर की कमाई 10 लाख रुपए थे और आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए। एक बार जरा सोच के देखो कि अगर उन 10 लाख रुपए का कल को पूरा एकदम लॉस हो जाए, आपके पास 1 रुपए भी ना बचे, तो क्या आपको लाइफ में फर्क पड़ेगा? अगर आपको फर्क पड़ने वाला है तो इतनी बड़ी अमाउंट कभी इन्वेस्ट मत करना। ये जो लोग होते हैं ना, जो ऑनलाइन अपना पोर्टफोलियो दिखा दिखा के ये बताते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, अभी 1 करोड़ रुपए बन गए, देखो वो हमेशा सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उसकी एक अगली साइड है वो नहीं दिखाई। शायद जो 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे उसको 1 करोड़ बनाने में हो सकता है उनके 1 करोड़ का लॉस भी हुआ हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट का ना फंडा ही बड़ा सिंपल है कि एक बार आप इसमें उतर जाते हो तो सबसे पहले सबको, लिटरली सबको लॉस सहना ही पड़ता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट। बट स्टिल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही हो तो इस टॉपिक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। इस वीडियो में ना मैंने स्टॉक मार्केट के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। फिलहाल वापस आते हैं इस वीडियो पे एंड लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सदियों से हमारे देश में चली आ रही है, विच इज सिल्वर एंड गोल्ड। देखो वी ऑल नो कि रिसेंट कुछ सालों में गोल्ड की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 2015 में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस अराउंड 26,000 रुपीज थी और वहीं पे आज 2025 में 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 1 लाख रुपए है। एंड गेस व्हाट, यही सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड 2005 में 7,000 रुपए में मिलता था। सो 2005 से 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 14.55% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये जो कॉस्ट है ना वो कभी कम नहीं होने वाली है, उल्टा ओवर द टाइम ये बढ़ती जाएगी। क्योंकि गोल्ड ना एक टाइप से कमोडिटी है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है और जैसे जैसे वो और ज्यादा रेयर होते जाएगा वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजंस इन योर 20s। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही वाले तो यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 इज फिजिकल गोल्ड। इसमें आप गोल्ड के कॉइन्स, बिस्किट्स या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में इसे ले सकते हो। बट ये जो ज्वेलरी है मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मेकिंग चार्जेस बहुत आ जाते हैं। सो मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि आप गोल्ड कॉइन्स को प्रेफर करो। लेकिन हाँ, जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तब उसे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जरूर आ जाती है। आप 10 साल से सोना कलेक्ट करके अपने घर में कहीं पे रख रहे हैं और कल को मान लो अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो उस सोने का क्या होगा? इस चीज से बचने के लिए ना आप बैंक लॉकर्स में भी अपने सोने को रख सकते हो, बट वो भी वहां पे कोई गारंटी नहीं देते। बस हाँ, दिल को ये तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, एक इतना बड़ा लॉकर है मेटल का बना हुआ, तो अपना सोना सेफ ही रहेगा। उसके बाद गोल्ड की और एक टाइप आती है विच इज डिजिटल गोल्ड। इंटरनेट पे ऐसे कई सारे ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है जैसे सेफ गोल्ड, MMTC, PAP। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो आपको एक टाइप से डिजिटल गोल्ड देते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आप सिर्फ 1 रुपए से भी अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो डिजिटल गोल्ड है यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी इसे फिजिकली स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ गोल्ड की प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रही है तो प्लीज वेट, क्योंकि सिल्वर जो है उसकी प्राइसेस तो गोल्ड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि भले ही सिल्वर की प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हो लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। गोल्ड ना एक टाइप से हिस्टोरिकली काफी अच्छे रिटर्न दे रहा है, इसी वजह से आप आज की डेट में भी इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। अब बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पे। नाउ लेट्स सी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल वर्ल्ड में आखिर दिखेगी कैसे। सो अभी आप ना अपने स्क्रीन पर एक शीट देख पा रहे होगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये डिकोड करके बताया कि आप हर महीने कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए सैलरी को 25,000 रुपए कंसिडर किया है। सो मान लो अगर आप मंथली 25,000 रुपीज कमा रहे हो तो उसमें से 20% यानी रफली 5,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई दोस 5,000 रुपीज। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 45% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 25% आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और 15% स्टॉक मार्केट में एंड 10% FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो डिजिटल गोल्ड है उसमें आप 5% मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान मैंने आपको अभी समझाया उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो 5,000 रुपए है उनमें से आप 2,250 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, 1,250 रुपीज डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करोगे, 750 रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे और 500 रुपीज FD में इन्वेस्ट करोगे। एंड जो बचे हुए 250 रुपीज है उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे ना मैंने मल्टीपल ऑप्शन चूज किए हैं, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ 2-3 ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो आप बाकी ऑप्शंस को स्किप भी कर सकते हो। एंड वो जो बचा हुआ पैसा है उन्हें आप अपने 2 से 3 जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उनमें वापस इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो ये जो सेविंग वाला डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं के लिए है जिनके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 3 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रहे। अब यहाँ पे ना मैंने आपको समझाने के लिए एवरेज रिटर्न्स ऐड किया, नॉट द एक्चुअल रिटर्न्स, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और ये ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट बेस्ड ऑन दीज रिटर्न्स मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडेड रिटर्न ऐड किया है विच इज अराउंड 12.25%। मतलब ओवरऑल इन द लॉन्ग रन हमें 12.25% का ROI मिल सकता है। अब ये जो ROI मैंने आपको बताया है उसे परसेंटेज से हटा के नंबर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना आता है। अगर आप मंथ के शुरुआत में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको मंथ के एंड में 5,051 रुपीज मिलेंगे। अब ये जो नंबर है वो मैंने कैसे निकाला, तो ये जो ब्लेंडेड एवरेज है 12.25% का
वो एनुअल रिटर्न थे, उसे अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मंथली रिटर्न मिल जाएंगे विच इज अराउंड 1.02%। सो इसी वजह से 5,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट विद 1.02% के रिटर्न आपको 5,051 रुपीज देते हैं। अब हाँ, ये नंबर ना आपके यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मार्केट में रिटर्न्स चेंज होते रहते हैं। अब इसी तरीके से मान लो कि जब आप नेक्स्ट मंथ और 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट अराउंड 10,154 रुपीज इन रिटर्न। अब देखने में ना यहाँ पे आपको ये नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे लग रहे होंगे कि यार मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ बट मेरे 50 रुपए बढ़ रहे हर महीने, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ। बट मान लो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहोगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे आप 10% से हर साल बढ़ाते जाओगे तो जानते हो उसके रिटर्न कितने ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देखो, हर साल हमने जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी उसमें 10% और बढ़ा दिए। अगर आप ऐसे ही हर साल ऐड करते जाओगे तो दीज आर द रिटर्न्स। सिर्फ 10 साल बाद आपके पास लगभग 18 लाख रुपए होंगे एंड अगर इन्फ्लेशन कंसीडर करें तो तब तक ये 18 लाख जो है उनकी अमाउंट कम से कम 10 लाख रुपए रहेगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आज 2025 में आप जो 10 लाख रुपए में खरीद सकते हो वो आप 2035 में भी खरीद पाओगे। सिमिलरली अगर हम लोग 20 साल बाद का देखें तो आपके पास लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए होंगे। इमेजिन करो आपने बस अपनी सैलरी जो है उसका 20% हर महीने इन्वेस्ट किया एंड 20 साल बाद आप एक करोड़पति बन रहे हो और वो भी बिना कुछ एक्चुअल एफर्ट्स लिए। एंड यू विल बी इवन शॉक्ड टू नो कि ये सेम अमाउंट 30 साल बाद कितनी ज्यादा हो जाती है। इट विल बी अराउंड 6 करोड़ रुपीज। अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी एडअप कर दूं तो 6 करोड़ 30 साल बाद लगभग आज के 1 करोड़ जितने बन जाएंगे। यानी आज आप 1 करोड़ में जितना खरीद पा रहे हो उतना आप 30 साल बाद भी खरीद पाओगे। एंड ये ना कोई मनगढ़ंत नंबर्स नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे तो आप एग्जैक्ट यही नंबर्स पुल करोगे। वैसे ये जो शीट है ना मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए बताई थी, इसका एक्चुअल क्रेडिट मैं देना चाहूंगा अंकुर वारिकू सर को क्योंकि ये शीट उन्होंने बनाई है एंड दिस इज इनक्रेडिबली हेल्पफुल। इसी सेम शीट की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वीडियो के एंड में बस एक चीज याद रखना कि 2025 में इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बचा, वो एक नेसेसिटी बन चुका है। सो अगर आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है तो डू इट राइट नाउ। एंड हाँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले अच्छी तरह से एक ट्रस्टेड सोर्स से रिसर्च करना मत भूलना क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी नंबर्स बताए हैं हो सकता है वो डिफर करे। सो मैं खुद यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कंप्लीटली सिर्फ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पे कभी रिलाई मत करना। अपने साइड से खुद बैठो, खुद 2-3 घंटे निकालो और रिसर्च करो। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो जेन्युइन लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेती है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को वेब ऑफ कर्नर को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए और भी ज्यादा फ्री नॉलेजेबल वीडियोस बना पाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।